प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब आप कोई क्षेत्र चयन करते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एमबीए करूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं खिलाड़ी बनूंगा, जो कुछ भी क्षेत्र आप चयन करते हैं, आप लोगों को मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, तो उसमें वो ग्रह ही मजबूती और कमजोरी के रूप में आपसे वो निर्णय लिवाते हैं। अब किसी जातक की कुंडली में अगर इंजीनियरिंग करने के 100 योग बने हैं तो वो पक्का इंजीनियरिंग कर लेगा या इंजीनियर वो बन जाएगा। तो ऐसे ही आप जब किसी क्षेत्र का चयन करते हैं और उस क्षेत्र के लिए और उस क्षेत्र में सफल होने के लिए जितने योगों की उपस्थिति अनिवार्य है, अगर आपकी कुंडली में उतने योग उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से आप वो बनने के लिए सोचेंगे भी और वो बन भी जाएंगे। लेकिन अगर वो योग उपस्थित नहीं है और आप सोच रहे हैं, तो सोचेंगे कब? जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग उपस्थित होगा। बात समझिए। और अगर वो योग कमजोर उपस्थित है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर मजबूती से खेल क्षेत्र में जाना है, एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है, जो भी करियर हो भगवान जाने, पर उस क्षेत्र में तभी आप सफल होंगे जब उस क्षेत्र को सफल करने के लिए 100 के 100 योग या 50 के 50 योग आपकी कुंडली में घटित होने चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि मान लीजिए मुझे यहां पहुंचना है, तो यहां पहुंचने के लिए मेरे पास जितनी एनर्जी चाहिए, मेरे पास उतनी अगर रहेगी तो मैं पक्का पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर यहां पहुंचने के लिए मेरी इच्छा है और मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के मैं यहां पहुंचूंगा, है ना। तो वैसे ही अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में वो जो ध्येय है उसका, वो जो लक्ष्य बना करके चल रहा है, वो उसकी कुंडली के उपस्थित ग्रह ही उससे ऐसा विचार करवाते हैं कि मैं खिलाड़ी बनूंगा, मैं एमबीए करूंगा, मैं मैनेजमेंट करूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं जो कुछ भी बने, तो वो उसकी कुंडली में उपस्थित ग्रह योग ही उसे से सोचवाते हैं और सफल वही करवाते हैं। अगर मजबूत रहे तो, अगर कमजोर रहे तो खाली आपसे सोचवाते रहेंगे, मेहनत करवाएंगे पर सफल नहीं होने देंगे। वैसे ही ये कुंडली मेरे पास जो आई है वो कोल्हापुर से आई है। और कोल्हापुर से मुझे लगता है बहुत कुंडली आई है। मैंने अभी तक जितने दिन से ये कार्यक्रम शुरू किया है, मतलब ज्योतिष वाला यूट्यूब पे 2019 से, तो मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा जो कुंडलियाँ देखी हैं वो 2 जगह की देखी हैं। एक गोरखपुर की बड़ी कुंडली देखी है, और एक देखी है कानपुर की बड़ी कुंडली देखी है। इधर महाराष्ट्र में कोल्हापुर से भी कुंडली बहुत आती है और पंजाब हरियाणा से कुंडली बहुत आती है। मतलब इस क्षेत्र से ज़्यादातर मैंने मुझे जहाँ तक याद है, मैंने जहाँ तक सबसे ज़्यादा कुंडलियाँ इस क्षेत्र से देखी है। सबसे कम कुंडली मैंने देखी है मेघालय से, और त्रिपुरा से भी 2-4 देखी हैं। विदेशों से तो आती हैं, पर कोल्हापुर से भी बहुत कुंडली आती है। आइए विषय पे लेके आता हूँ, इधर उधर की बात ना करूँ, पर ज्ञान की बात है। अश्विन माह में जातक अगर जन्मेगा तो भाग्यशाली होगा, और भाग्यशाली तो है ही। ये कुंडली बहुत अच्छी है और बहुत आगे ले जा सकती है, आगे बताऊंगा कैसे। तो अश्विन माह में जन्मे हैं, दक्षिणायन में जन्मे हैं, तो जितने भी पापक ग्रह हैं, शनि मंगल राहु केतु आदि, ये सारे ग्रह अब आपके कुंडली में बलवान हो जाएंगे और वो बेहतर परिणाम करने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। इसका अर्थ ये भी होगा कि जितने भी पापक ग्रह हैं आपकी कुंडली में, वो आपको साहसी और अदम्य साहसी बना देंगे। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। शरद ऋतु, दिन शनिवार को जन्मे हैं, और वार के अधिपति कौन है इस कुंडली के लिए? शनिदेव बनते हैं, जो उच्च के बैठे हैं। बाप रे बाप, यहाँ 12वें भाव में उच्च के शनि किसके साथ बैठे हैं? अष्टम भाव के अधिपति के साथ। तो अष्टम और लाभ के अधिपति चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ और तृतीय भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं। तो जो संघर्ष मिलेगा वो तृतीय भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति के 12वें जाने के मिलेगा। लेकिन जो देर सबेर सफलता मिलेगी वो चतुर्थ और एकादशवें भाव के स्वामी के 12वें भाव में जाने से मिलेगी। मतलब ये दोनों ही ग्रह निश्चित रूप से अच्छे हैं। अब मैंने एक सिद्धांत यहाँ पे और भी बताना है, जो बता दूं
कि अगर ग्रह दो भावों का अधिपति हो, जैसे बुध भी दो भावों के स्वामी हैं और शनि भी दो भावों के स्वामी हैं और ये विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि अब ये दोनों ही ग्रह अपनी अपनी गौण राशि का फल करेंगे। मतलब बुध यहाँ जो होंगे वो लाभ भाव का फल कम करेंगे, अष्टम भाव का फल ज़्यादा करेंगे, और जो शनिदेव होंगे वो यहाँ चतुर्थ भाव का फल कम करेंगे, तृतीय भाव का फल ज़्यादा करेंगे। इस वजह से व्यक्ति पराक्रमी होगा और उसको पराक्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको उसका वास्तविक सुख मिल पाएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। तो बुध जब भी दशा काल में आएंगे वो सबसे ज़्यादा अष्टम भाव का फल करेंगे, यानी कि आपको कष्ट भी देंगे, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण भी करेंगे और कई बार आपके जीवन में कंपटीशन भरने का काम करेंगे। और शनिदेव आपसे मेहनती आपको बनाएंगे, आपको मेहनत करने पे विवश करेंगे या मेहनत करवाएंगे, न्याय करेंगे आप अपने कर्म के साथ, पर उसमें संघर्ष और चलना भी होगा क्योंकि तृतीय भाव का अधिपति 12 में है। इस वजह से हालांकि उनके साथ जो तृतीय भाव का स्वभाव बन रहा है वो आपके छोटे भाई बहनों का संबंध आपके साथ अच्छा, या फिर आपके जो कनिष्ठ कर्मचारी होंगे, जो आपके निचले तबके के लोग होंगे, जो आपके कजन ब्रदर होंगे, जो आपसे उम्र में छोटे होंगे, उन लोगों से आपके संबंध सामान्यतः ठीक ठाक रहेंगे। इमोशनल संबंध दिखाई दे रहा है, ये बात है। शरद ऋतु में जन्मे लोग थोड़े आलसी होते हैं और शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा व्यक्ति के जीवन को दैदिप्यमान बनाते हैं। मतलब ये अच्छी बात होती है। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, मतिमान बनाते हैं, सौभाग्यशाली बनाते हैं, सत्यवादी बनाते हैं, गंभीर नेचर का बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में परोपकार समाया हुआ रहता है। इसका अर्थ ये भी होगा कि जब यहाँ जन्म कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के एकादशी के होंगे तो बड़ी ही गरिमामयी उपस्थिति उसकी हर जगह हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा धनवान, सुखी और धार्मिक होता है और अच्छे लोगों से संपर्क करने वाला भी होता है। श्रवण नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें आप जरा ध्यान से देखें तो श्रवण नक्षत्र वस्तुतः चंद्रमा का नक्षत्र है, पर एक बात बहुत ही सावधानी से अगर समझेंगे तो इसके जो अधिपति देवता हैं वो विष्णु भगवान है, मतलब नारायण। शास्त्रकार लिखते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, और आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार गोविंद प्रतिगच्छति या केशव प्रतिगच्छति। तो जैसे सभी देवताओं को के निमित्त जो आप मंत्र पढ़ते हैं और जैसे आसमान से बारिश की बूंदें गिरती हैं और वो समुद्र की शरणागति धारण करती हैं, वैसे ही सभी देवताओं को समर्पित मंत्र किसी न किसी माध्यम से भगवान नारायण की शरणागति धारण करता है या वो गोविंद को समर्पित हो जाता है। तो यहाँ जो श्रवण नक्षत्र है वस्तुतः ये नक्षत्र चंद्रमा का है और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। ये इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है कि नक्षत्र का स्वामी जो है वो चंद्रमा अपने नक्षत्र में है और दूसरा उस नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो साक्षात भगवान नारायण ही है जो सभी देवताओं के मूल हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि का जो आरंभ है वो भगवान ब्रह्म के द्वारा, मतलब जो है वो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। पूरे 7 दिन लगे सृष्टि का निर्माण करने में, इस वजह से 7 वार कहे गए और उन्होंने ही जो है वो भगवान के नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद उन्होंने अपने विभिन्न अंगों से दक्ष प्रजापति, नारद आदि जितने भी हैं इन लोगों की, रुद्र भगवान आदि का अवतरण किया, या फिर कह सकते हैं कि उनका प्रादुर्भाव उनके ही अंगों से होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि श्रवण नक्षत्र के जो अधिपति देवता है वो भगवान विष्णु हैं और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप जातक को प्रत्येक दिन करना चाहिए कम से कम 108 बार। तब इस नक्षत्र से जनित जितने दोष होंगे वो समाप्त होंगे और जातक के जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित होंगे। साथ ही साथ चिरचीटे की जड़, जिसे आपा मार्ग भी कहते हैं, उस आपा मार्ग के जड़ को भी अपने गले में धारण करना चाहिए, चांदी के ताबीज में भर के उसकी विधिवत भगवान नारायण को समर्पित करके, ठाकुर जी को अर्पित करके, शालिग्राम भगवान को अर्पित करके और धूप दीप अक्षत गंधा आदि पुष्प से उसकी पूजा करके और उसके बाद उसको गले में प्रतिष्ठित करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, लाल गाय दान करना चाहिए और साथ ही साथ श्रवण नक्षत्र में जन्मे हैं तो मीठे पकवान, मीठा अन्न ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, है ना। बर्फी, खोआ, पेड़ा, लड्डू, मालपुआ आदि ब्राह्मण को अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन खिलाना चाहिए। अपने घर में ब्राह्मणों का आवागमन होता रहे ऐसी कोशिश करनी चाहिए। गायों के लिए फल फूल वगैरह का हो सके तो सेवन लगातार उन्हें कराना चाहिए। ये बात
मैंने इतनी बताई। शुक्ल पक्ष के एकादशी श्रवण नक्षत्र के बारे में चर्चा हो गई, वैश्य वर्ण और देवगण। ये एक अच्छी बात होगी आपकी कुंडली में वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण कि कम से कम व्यक्ति बैलेंस करने वाला होगा और एनर्जेटिक होगा। वैश्य वर्ण और देवगण का ये प्रभाव ये भी और रहेगा कि व्यक्ति में सात्विकता रहेगी और वो राजसिक तत्वों से युक्त है। तो सत्व और रजस गुण, जो 3 गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो परमात्मा जो है वो तीनों गुणों से तीत है, त्रिगुणातीत उन्हें इसी वजह से कहा गया। पारब्रह्म परमेश्वर जो है वो तीनों गुणों से मुक्त है, उस पर किसी भी गुणों का कोई असर नहीं है। लेकिन हम मनुष्य जो उनके द्वारा बनाए गए हैं उन पे कहीं ना कहीं इन गुणों का प्रभाव होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये जो जातक है इसमें सात्विक गुण क्योंकि देवगण का है और वैश्य वर्ण का है, इस वजह से राजसिक गुण होगा। तो वो अपने भगवान की प्रीति भी करेगा, जो पूजा करेगा तो उसमें षोडशोपचार पूजा करे, उसमें भगवान के मंत्रों का जप होता रहे, पर साथ में भगवान के जो धूप है, दीप है, गंध है, नैवेद्य है, भोजन है, ये सब भगवान को लगाया जाता है। कहने का अर्थ है कि वो राजसिक पूजा करेगा। और दाम्पत्य वगैरह के मामले में बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा। पर फिलहाल मैंने आपको इतनी बात कही कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर बलिष्ठ हो, चंद्रमा बलवान होते हों और चंद्रमा पे अगर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है और चंद्रमा से पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं बन रहा है, राहु की दृष्टि जा रही है, तो राहु भी मित्र की राशि को देख रहे हैं, पर गुरु की दृष्टि ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। नीच की दृष्टि होने के बावजूद भी कम से कम वो दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं होगी। चंद्रमा और गुरु आमने सामने हो, केंद्र में हो, तो यशस्वी जातक को बना देते हैं। तो ये बात मैंने इतनी कही। ये अच्छी बातों में से एक है कि चंद्रमा आपके शुभ ग्रह बन रहे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। और जो कभी कभी सफोकेशन होता है, जो कभी कभी बेचैनी होती है, जो काम में डिले होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो भाग्य भाव के स्वामी है उस पर गुरु की दृष्टि है। अब क्यों गुरु की दृष्टि है? तो व्यक्ति को एक तरफ धार्मिक तो बना रहे हैं, गुरु उच्च के हैं, धार्मिक बना रहे हैं, पर बात क्या है कि शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के किसी भी भाव के स्वामी के ऊपर शनि और गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो एक तरफ वो सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, पर दूसरी तरफ मंदगामी ग्रह होने के कारण, चूंकि ये धीरे धीरे चलते हैं, इनकी दृष्टि बड़ी धीरे धीरे किसी चीज से हटती है, तो धीरे धीरे मंदगामी ग्रह होने के कारण ये कारोबार में या भाग्य में या चीजों में थोड़ा बहुत विलंब भी देते हैं, पर देते सब कुछ है। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग था। अब मैं आपको आपकी कुंडली के लग्न, नमांश और दशमांश पे लेके आता हूँ। लग्न का मान 23 अंश 46 कला, लग्न में मंगल रुचक योग, उच्च के गुरु हंस योग और उच्च के 12वें भाव में शनि आपके व्यय का नियंत्रण बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लग्न जो बना है वो ज्येष्ठा नक्षत्र का बना है, ज्येष्ठा नक्षत्र का 3रा चरण होगा। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल बन गए। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण के स्वामी शनिदेव होते हैं। इससे पहले कि आपको नक्षत्रों की सीरीज के बारे में बताऊं, मेरा जो पहला चैनल है नकुल पाराशर का, आप वहां पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे और वहां नक्षत्रफल नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाएंगे तो आपके नक्षत्रों पे मैंने सारे कार्यक्रम बना रखे हैं। तो यहाँ मैंने बात की कि ज्येष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण के जो स्वामी देवता हैं वो शनिदेव हैं। मंगल इस नक्षत्र लग्न के अधिपति होते हैं जो लग्न में ही बैठे हैं, और ज्येष्ठा नक्षत्र का अधिपति बुध इस कुंडली में 12वें भाव में उच्च के शनि के साथ बैठ करके अपनी कभी कभी किरकिरी भी कर रहा है। मतलब बुध 12वें भाव में अच्छे नहीं होते हैं, वहां वो कई बार असंतुलन पैदा करेंगे। लेकिन अब बात क्या रहेगी कि दशाओं के क्रम में तो चूंकि शनि और मंगल एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र नहीं है, पर दोनों ही पापक ग्रह हैं, लेकिन बुध और शनि बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ऐसी अवस्था में यहां दोनों ही ग्रह जब एक साथ बैठेंगे तो अच्छाई बुराई होने के बावजूद यहां अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि जातक के जीवन में जब जब बुध और शनि की दशा आएगी तो ये जातक को सुख और शुभ परिणाम देने वाली होगी। तो इन दोनों ग्रहों को तो अच्छाइयां मिल गई क्योंकि दोनों मित्र हैं और उच्च के शनि बैठे हैं, और बुध इस कुंडली में नक्षत्र के अधिपति भी होते हैं लग्न के, और लग्न में तो मंगल बैठे ही हैं। तो कहने का अर्थ है कि फिर तीनों ही ग्रह आपके सपोर्ट में आ गए। तो इसका अर्थ होगा कि अगर बुध की दशा में थोड़ी बहुत बेचैनी मिलेगी तो वो उसकी भरपाई शनि कर देंगे, और मंगल चाह करके भी कुछ बुरा कर नहीं पाएंगे क्योंकि मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में, गुरु से दृष्ट हैं। तो लग्न और लग्नेश चंद्रमा और चंद्रमा में बैठे, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति शनि उच्च का है, और चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि है, लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि, लग्नेश के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो ये और भी अच्छी बात हो जाती। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और ये तीनों ही ग्रह बलवान हो गए।
पंचम भाव के अधिपति पंचम को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं उच्च के बैठ करके। इस वजह से व्यक्ति के ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद, मन, बुद्धि, विवेक, विद्या, अनुभव, ज्ञान, सुख, माता पिता का सहयोग, ये सब प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि व्यक्ति का करियर कैसा होगा और धन कैसा होगा। तो मुख्यतया उच्च के गुरु, उच्च के बुध शनि के साथ, मतलब उच्च के शनि के साथ बुध मंगल लग्न में, पंचम भाव के अधिपति उच्च के बैठे हैं और चंद्रमा जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो तीसरे भाव में बैठ रहे हैं। भाग्य का थोड़ा संघर्ष। हम अगर शिव जी की पूजा करेंगे तो हम चाहे जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, हमारी सफलता सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर किसी को मनाने की आवश्यकता है तो हमें भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा को, यानी कि चंद्रमा का रत्न मोती धारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के खुश करने के लिए देवताओं के जो परम आदर्श हैं भगवान भोलेनाथ, उनकी पूजा की जा सकती है। रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान विष्णु को सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए, भगवान शिव को सफ़ेद भस्म लगाना चाहिए और वो स्वयं भी धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ शिव जी के मंदिर का धोना और मंदिर पे जाकर के शिव जी के शिवलिंग पे जाकर के जल अर्पित करना। शिव जी को जलधारा बड़ी प्रिय है, भगवान सूर्य को अर्घ बड़ी प्रिय है ना। और देवी मैया को सहस्त्रार्चन बड़ा प्रिय है, मतलब उनके 1000 नामों का। ऐसे गणेश जी को दुर्वा बड़ी प्रिय है, मोदक बड़ी प्रिय है, मोदक, दुर्वा नहीं मोदक। तो वैसे ही भगवान शिव को जलधारा प्रिय है, तो जलधारा अर्पित करें, साष्टांग प्रणाम करें। तो ऐसा करने से भाग्य भाव बलवान होगा। भाग्य ठीक है, व्यक्तित्व ठीक है, आयु ठीक है, दाम्पत्य भी ठीक है। और कहने का अर्थ तो यहाँ ये है कि उच्च के शनि, बुध, मंगल और बुध जब जन्म कुंडली में अच्छे हो जाते हैं, और जरा ध्यान से देखिए तो छठवें भाव के स्वामी स्वग्रही हैं। ये खेल का भाव होता है और छठवें भाव पे बुध की दृष्टि है। तो मंगल और बुध का संबंध जन्म कुंडली के कहीं ना कहीं छठवें भाव से बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति खेल के क्षेत्र में भी सफल होता दिख रहा है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफल होते दिख रहा है। लेकिन जो संघर्ष दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि मंगल और बुध दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में बैठे हैं। तो ये इस क्षेत्र से संबंधित विषय में जब कभी भी आप आगे बढ़ने चलेंगे तो आपको मेहनत भी लगानी पड़ेगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, पर व्यक्ति सफल जरूर होगा। यहाँ पे बुध का प्रभाव जन्म कुंडली में जरा ध्यान से देखें तो मंगल यहाँ भी छठवें भाव को देख रहे हैं, उच्च के बैठे हैं। यहाँ मंगल स्वग्रही, और यहाँ पे मंगल का जो प्रभाव बन रहा है वो मित्र की राशि में बैठे हैं, छठवें भाव के स्वामी पे उनकी दृष्टि है। और साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे छठवें भाव के स्वामी चंद्रमा के ऊपर मंगल और बुध दोनों की दृष्टि है, और मंगल और बुध यहाँ भी सामने हैं। यहाँ भी मंगल और बुध का कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है, और यहाँ भी अगर देखेंगे तो मंगल और बुध का सामान्यतया एक दूसरे से आगे पीछे होना, पर दोनों सामान्यतः ठीक है, मतलब 75% तक इस कुंडली में खेल के क्षेत्र में सफल होना। खेल के क्षेत्र में सफल होने के साथ साथ उस क्षेत्र से संबंध में नौकरी करना, सरकार से मेडल प्राप्त करना, प्रमोशन प्राप्त करना, सरकारी नौकरी खेल के बल पे प्राप्त करना, स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी प्राप्त करना। तो ये जो सारी चीज़ें बन रही हैं वो जातक की कुंडली में बन रही हैं। इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी इस कुंडली में काफ़ी हद तक बहुत मजबूत बनेगा। आईटी सेक्टर इस कुंडली के लिए ठीक है। इसके साथ साथ व्यक्ति जो है वो सैनिक सेवा में भी जा सकता है, खेल के क्षेत्र में जा सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, और आईटी सेक्टर में नौकरी करने के साथ साथ वो इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र से भी अपना करियर बना सकता है। तो ये मैंने करियर की बात की। जीवन में धन कैसा है, तो धन भाव के स्वामी उच्च के हैं, लग्न बलवान है, चंद्रमा बलवान है, पंचम भाव में केतु बैठे हैं, पंचम भाव पे सूर्य और शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि है। जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति पिता से धन, और व्यक्ति स्वयं भी अपने करियर से धन जनरेट कर लेता है। पर ये जो सूर्य और शुक्र के साथ राहु बैठे हैं वो संघर्ष बढ़ा देते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी वो कुछ प्राप्त करने चलता है तो इसी राहु के कारण उसको संघर्ष होता है। दरअसल इसका कारण ये है क्योंकि इस राहु पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, शुक्र का नीच भंग हो नहीं रहा है। इस कारण से ये राहु भी कहीं ना कहीं प्राप्त करने में संघर्ष देने लगते हैं। अगर वो उच्च के ग्रह के साथ बैठे होते तो उच्च का फल करते, पर वो नीच के ग्रह के साथ और नीचा विलासी ग्रह के साथ बैठे हैं। इस कारण से हमें यहाँ पे गणेश जी की पूजा भी करनी होगी। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए, और चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए।
तो ये आपकी कुंडली में धन का क्षेत्र रहा। पंचम भाव का प्रभाव भी ठीक है, चतुर्थ स्थान का प्रभाव भी ठीक है, सप्तम स्थान का प्रभाव सामान्यतया थोड़ा बहुत कमजोर जरूर हो रहा है, इस वजह से विवाह मिला करके करना चाहिए, नहीं तो कई बार पत्नी रुग्ण या कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली, भ्रमित रहने वाली या संशय पैदा करने वाली या आलस्य करने के साथ साथ अनुभव में कम कुछ भी बोल देने वाली या महत्वाकांक्षी हो जाती हैं, या कई बार उनके पास अनुभवों की कमी होती है या रोगी हो जाती हैं। तो पत्नी का क्षेत्र यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत परेशान जरूर कर रहा है। दशम स्थान का संबंध जन्म कुंडली के एकादशवें भाव से और इस पे राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति कारोबार में सफल तो होगा, कारोबार से धन भी कमा लेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं बन रही है। यहीं पे मैं दशमांशा चक्र में बात करूं तो उच्च के मंगल 12वें, लग्न कुंडली में 6वें भाव के स्वामी दशमांशा चक्र के द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो खेल से व्यक्ति के पास धन आएगा। लग्न का अधिपति पंचम भाव में बुध जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट, केंद्र में चतुर्थ भाव के स्वामी, अपने कारोबार से व्यक्ति को संतुष्टि रहेगी। गुरु और सूर्य जैसे दो परम मित्र एक साथ, जिनका नीच भंग शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण हो रहा है, यानी कि सूर्य और शुक्र की दशा भी जातक के जीवन को धन, लाभ, भाग्य और प्रसिद्धि देने वाली बनेगी। नवम भाव में उच्च के गुरु व्यक्ति को प्रतिष्ठापन्न बनाते हैं। किसी भी प्रकार से व्यक्ति कभी भी अधार्मिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होता है, गतिविधि उसकी बड़ी अच्छी होती है, अच्छे मित्र होते हैं। मित्रता कभी भी अपने से नीचे वालों से नहीं करनी चाहिए, मित्रता कभी भी अपने से बराबर वालों से भी नहीं करनी चाहिए। मित्रता सदैव अपने से ऊंचे लोगों से करनी चाहिए, जो मतिमान हो आपसे ज्यादा, जो गतिमान हो, जिसके लक्ष्य ऊंचे हों, जो श्रेष्ठ हो, जो भगवान की शरणागति धारण करने वाला हो, जो सत्य और असत्य का आपको सही मार्गदर्शन करा सके, जो आपसे उम्र में बड़ा हो, जो आपसे ज्ञान में बड़ा हो, जो आपसे धर्म में बड़ा हो, जो आपसे दान में बड़ा हो, जो आपसे चरित्र में बड़ा हो, जिसका दर्शन बड़ा हो। अपने से बड़े का आदर करना चाहिए। अब अगर आप बहुत नीचे व्यक्ति के निचले कदम, निचले स्तर के व्यक्ति से मैत्री करेंगे तो आपकी हर बार वो अवहेलना करेगा, हर बार आपका अनादर करेगा और आपकी अधिक ऊर्जा उसको समझाने में ही बीत जाएगी। इस वजह से मैत्री हमेशा अपने से बड़ों की करनी चाहिए और हमेशा दान सोच समझ करके दान योग्य व्यक्ति को ही दान करना चाहिए। ये बात बहुत आवश्यक है। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है, जो संघर्ष बन रहा है वो राहु के कारण और केंद्र के 3 घर खाली हैं। लग्न और लग्नेश बलवान है, इस वजह से व्यक्ति की प्रवृत्ति और व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की एनर्जी, निर्णय लेने की क्षमता, तकनीक को समझने की शक्ति, भविष्य को समझने की शक्ति, दूरदर्शिता, उसके बाद व्यक्ति जो है वो तकनीक को समझने के साथ साथ खेती बाड़ी, पिता के कारोबार को संभालना, एनर्जी अच्छी रखना, दूरदृष्टता कैसी है वो, बड़े छोटे भाई बहनों का सुख, मित्रों का सुख, भवन का सुख, भूमि का सुख, बड़ी गाड़ियों का सुख, ये सब बहुत अच्छा होता है। मामा मामी, नाना नानी, इन सभी चीज़ों का भी सुख मंगल के कारण मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इतनी सारी बातें हैं। अभी राहु की ही दशा चल रही है, तो कहने का अर्थ है कि मैंने राहु को अच्छा नहीं कहा है और अभी उसी की दशा चल रही है। लग्न का मान 23 अंश का है, ये अवरोह अवस्था का लग्न है। इस अवस्था में हमें खेल के अतिरिक्त भी अपने पढ़ाई पे या अपने अन्य किसी क्षेत्र को सेकंड प्रायोरिटी में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि राहु जब तक हैं, अगर गुरु की दशा चल रही होती, मंगल की दशा चल रही होती, तो मंगल जब तक थे व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में आगे करते गए, लेकिन अब राहु आ गए हैं 2024 के दिसंबर से, अभी आपके खेल के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उस तरीके की वृद्धि नहीं देंगे जितनी मिलनी चाहिए। मतलब ये आप इस पे 100% विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि राहु से बुध का संबंध भी बहुत अच्छा नहीं है और राहु से मंगल का संबंध तो अच्छा होता ही नहीं है। तो अगर लाभ मिलेगा भी तो परमानेंट सदैव पूरे जीवन भर के लिए मिले, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। खेल के क्षेत्र में सफल हो सकता है जातक, लेकिन हम इस पे विश्वास के साथ ये बात विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार चयन प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी, कई बार सरकार की तरफ से सपोर्ट कमजोर मिल जाएगा और कई बार आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन चंद्रमा का बल, मंगल का बल, बुध का बल आपके साथ है, गुरु का बल, भाग्य का बल, 4 ग्रह साथ में है, पर जिसके कारण व्यक्ति असफल होगा वो राहु के कारण असफल होगा। हो सकता है तो राहु की शांति करा लेनी चाहिए, राहु के लिए लाजवर्त धारण करना चाहिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः जो आपका काम बिगाड़ता है वो राहु है। जो आपको ड्रास्टिक बदलाव में लेके जाता है, जो बिल्कुल ही आपको थ्रेस कर देता है, वो ऐसा काम राहु ही करते हैं।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपका ध्यान मैं नवमांसा चक्र पे लेके आता हूँ। जरा ध्यान से समझेंगे व्यक्ति का दाम्पत्य कैसा है। तो कुंभ लग्न का नवांश बनता है जो यहाँ के सुख भाव के स्वामी हैं और यहाँ के लग्नेश जा करके जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा के अमावस्या दोष के साथ उनकी किरकिरी हो रही है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे भी सप्तम भाव के स्वामी नीच के थे, सूर्य के साथ बैठ करके अपनी कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा कर रहे थे। सप्तम भाव पे मंगल जैसे पापक ग्रह की दृष्टि थी, राहु की दृष्टि थी। सप्तम भाव के अधिपति किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं थे। नवांश चक्र का जो लग्नेश, नवांश कुंडली का जो चतुर्थ भाव का स्वामी था वो लग्नेश बन रहा है, लग्न का नवांशा चक्र का, और वहाँ पे भी केंद्र में राहु केतु, केंद्र बिल्कुल खाली। तो सबसे ज़्यादा जिस विषय पे ध्यान देने की आवश्यकता है वो विवाह पे है। तो विवाह किससे हो? तो कन्या राशि कन्या लग्न से हो, मकर राशि मकर लग्न से हो, कर्क राशि कर्क लग्न से हो, उसके बाद वृष राशि वृष लग्न से हो तो विवाह अच्छा बीतेगा। विवाह की दिशा दक्षिण, पूरब और उत्तर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं, थोड़े दूर पे भी अगर विवाह होता है तो बहुत उत्तम रहेगा। सुख भाव के स्वामी 12 में राहु से दृष्ट, इस वजह से घर में कलह का वातावरण बन सकता है। 12वें भाव पे गुरु नीच के, इस वजह से शारीरिक संबंधों में भी खटपट हो सकता है। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के साथ पंचम भाव में शनि बैठे हैं और कहीं ना कहीं उस पर शनि मंगल का प्रभाव है। पंचम भाव पे शनि केतु मंगल का प्रभाव, पंचमेश देख रहे हैं पर वो कमजोर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा अगर नहीं बैठते और अगर मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव नहीं होता तो प्रेम फिर भी बना रहता। पर यहाँ पे विवाह टूटने के भी योग बन रहे हैं, विवाह होने से पहले भी कटने पिटने का योग बन रहा है। इस वजह से उसमें सावधानी बरतनी होगी। दशमांशा कैसा है? तो दशमांशा यहाँ के सुख भाव के स्वामी सुखपूर्वक दशमांशा का निर्धारण कर रहे हैं। लग्न का अधिपति पंचम में बैठा, बुध जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट है, बहुत बढ़िया। द्वितीय भाव में चंद्रमा जो जन्म कुंडली के खेल भाव के अधिपति हैं। काफी हद तक व्यक्ति आरंभ में खेल खेलता है, उसके बाद फिर वो रास्ता बदलता भी है। हालांकि वो खेल के क्षेत्र में आगे चल करके कोच वगैरह बन जाए या फिर किसी टीम का जो है वो बोलते हैं ना, जो उसमें भगवान जाने बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उससे वो जुड़ करके काम कर सकता है। गुरु और सूर्य में से सूर्य और शुक्र का जो परिवर्तन अगर नहीं होता तो करियर और भी कमजोर हो जाता। मतलब अगर देखें तो व्यक्ति के संपूर्ण क्षेत्रों में से करियर में उसे कमजोर नहीं कहूंगा। दशम स्थान के अधिपति उच्च के बैठे हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा, बुध लाभ भाव में, गुरु और सूर्य जैसे वो परम मित्र, बहुत अच्छी स्थिति है, यहाँ पे खराब नहीं है। शनि और मंगल एक दूसरे से कैसे हैं? 6वें 8वें के संबंध में जा रहे हैं, पर दोनों ही मंगल उच्च के और शनि मित्र की राशि में मित्र से दृष्ट है। इसका अर्थ होगा कि प्रतियोगिता भले है पर व्यक्ति सफल भी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मैं दशाओं की बात करता हूं तो शनि और बुध की दशा में थोड़ी बहुत बेचैनी रहेगी। बाकी वैसे गुरु की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। केतु की दशा में कंफ्यूजन बढ़ सकता है। शुक्र और चंद्रमा के साथ बुध गुरु सूर्य और शनि की दशा करियर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त सूर्य चंद्रमा शनि और शुक्र के साथ गुरु की दशा में दाम्पत्य परेशान करेगा। मंगल और बुध की दशा में दाम्पत्य ठीक रहेगा। पत्नी संशय करने वाली, कठोर बोलने वाली भी हो सकती हैं, इस वजह से वहां पे ध्यान रखना होगा। जो स्थिति वहां बन रही है उसके आधार पर हमें बिना विवाह कुंडली मिलाए नहीं करना चाहिए। अब ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से चंद्रमा बैठे हैं श्रवण में, मैंने उनकी बात कर रखी है, वो बढ़िया है, बहुत अच्छी स्थिति में है। धन लाभ, पद प्रतिष्ठा, कम्युनिकेशन, भाग्यशाली, धर्म आदि देते रहेंगे। सूर्य आपको इमोशनल बना रहे हैं, हस्त नक्षत्र में 16 अंश पे बैठ करके आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। थोड़े से कमजोर भी हो रहे हैं, इस वजह से कई बार सरकार से उस तरीके का लाभ नहीं मिल पाता है जितनी व्यक्ति मंशा रखता है। उसको ठीक करने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, लाल चंदन की माला भी धारण की जा सकती है और मांसाहार का त्याग करना चाहिए। मंगल जन्म कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में 19 अंश के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट है, इस वजह से व्यक्ति की कैपेसिटी अच्छी है, वो डील करने की क्षमता अच्छी रखता है, थोड़ी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाला भी है और कानूनबाज भी है। मतलब कानून की जानकारी रखने वाला, सिद्धांतों पे चलने वाला, दूसरों के लिए नियम बनाने वाला भी है या मैकेनिज्म तैयार करने वाला है। यहाँ व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से वो जीवन को रास्ते पे लेके जाता है। भविष्य उज्जवल है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है क्योंकि अभी गुरु आने बाकी हैं। उसके बाद अगर बुध की बात करते हैं तो बुध आपको तिकड़मी और तार्किक बना रहे हैं, कई बार आपकी वाणी को नष्ट भी कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत और गंभीर होना चाहिए, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, एकदम बिल्कुल गंभीरता से दृष्टिपात करने की आवश्यकता है।
गुरुदेव जो बैठे हैं वो आपको स्वाति नक्षत्र में 22 अंश के बैठे हैं, पर फिर भी मैं उन्हें ठीक कहूँगा। भले स्वाति नक्षत्र में हैं, थोड़ा कमज़ोर होंगे, पर उच्च के बैठे हैं, तो उन्हें आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, कोई कमज़ोरी नहीं है। मैं वहाँ पे इन्हें अच्छा ही कहूँगा। आपको वो कम से कम विनय संपन्न बना रहे हैं। गुरु आश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि में बैठे हैं। शुक्रदेव जो बैठे हैं वो आपको इमोशनल और चीज़ों के पीछे भागने वाला बना रहे हैं, और थोड़ी बहुत आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधाएं डाल रहे हैं। तो देवी मैया के मंदिर का दर्शन भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। शनिदेव आपकी कुंडली में आपको न्यायप्रिय और धार्मिक बनाने के साथ साथ आपके व्यय पे नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश, तकनीक को समझने वाला बना रहे हैं, और आधुनिक शिक्षाओं को समझने वाला और ग्रास्प कैपेसिटी में उच्चतम स्तर पे जाने वाला बना देते हैं। व्यक्ति की कैपेसिटी अच्छी होती है। तो ये हैं शनिदेव। राहु और केतु आपकी कुंडली में कई बार कमजोर परिणाम कर रहे हैं, इस वजह से उनके लिए अभी तत्काल प्रभाव से लाजवर्त, गणेश चतुर्थी का व्रत आदि जैसे मैंने कहा वो करना होगा। ग्रह के बल के आधार पर चंद्रमा मकर राशि में बैठे हैं। यहाँ पे चंद्रमा मिथुन राशि में, चंद्रमा की दशा में थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, बेवजह की हेडेक भी मिल सकती है। सूर्य यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं मिथुन राशि में। सूर्य की दशा में घर में कलह का वातावरण भी बन सकता है, और कई बार बच्चों से मतभेद भी देखने को मिल सकता है। मंगल जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, और यहाँ पे मंगल जो बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं कहाँ, धनु राशि में। मंगल की दशा में धन की प्राप्ति होगी, एनर्जी अच्छी रहेगी, साहस बढ़िया रहेगा, निर्णय सही होंगे, और व्यक्ति का बल, पराक्रम, धैर्य और बढ़िया चीजें मिलती रहेगी। मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगा। बुध जन्म कुंडली में बैठे तुला राशि में उच्च के शनि के साथ, तो प्रभाव बढ़िया रहेगा। लेकिन नवमांश चक्र में वो बुध बैठ रहे हैं कहाँ, धनु राशि में। इस वजह से बुध की दशा में व्यक्ति के खेल भाव में वृद्धि होगी, और वो कई बार खेल को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहेगा, और उसमें अपना भविष्य तलाशने की कोशिश करेगा, काफी हद तक सफल भी होगा। गुरु जन्म कुंडली में बैठे हैं उच्च के कर्क राशि में। यहाँ पे उनका उच्च भंग हो जाएगा नीच के होने के कारण। गुरु की प्रभुता बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों का आदर, माता पिता की सेवा, उनको कभी भी उत्तर न देना, हमेशा उनका आदर करना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना, हो सके तो मंदिर का दर्शन नियमित रूप से प्रत्येक दिन होता रहे, और मांसाहार का त्याग इस कुंडली के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, है ना, ये बहुत आवश्यक होगा। उसके बाद ये मैंने बात बता दी। शुक्र जन्म कुंडली में कन्या राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो जिस राशि में बैठे हैं उसके आधार पर आपको मंदाग्नि, जठराग्नि कमजोर कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कई बार कमजोर करता है व्यक्ति, इस वजह से आंतरिक क्षमताएं कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जितना ज्यादा हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें, मैथुन न करें, अपने आप को मजबूत बना करके रखें, एकदम शुद्ध गंगा जल का सेवन करें, है ना, शुद्ध रखा हो। इन्हें की शराब की बोतल में गंगा जल रख देंगे तो शुद्ध हो जाएगा, वो गंगा जल बर्बाद हो जाए। तो उस शुद्ध तरीके से गंगा जल रखा हो उसका सेवन करें। इसके साथ साथ शुक्र को ठीक करने के लिए इत्र लगाएं, कपड़े शुद्ध साफ पहने, शरीर की सफाई, नाखून की सफाई, बालों की सफाई, एकदम बिल्कुल चमक दमक के साथ मजबूती से एकदम कड़क बन करके रहें। नियमित दिनचर्या का पालन, मंत्र जप, बड़ों का आदर, अनुभव, बार बार वही गलती न करें तो ये कुंडली आगे बढ़ जाएगी। शनिदेव आपकी कुंडली में तुला राशि में, नवांश कुंडली में मिथुन राशि में बैठ रहे हैं। शनि की दशा में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और शुभ परिणामों की प्राप्ति भी होगी। आपका व्यय नियंत्रित होगा, शत्रु आपसे परेशान रहेंगे, आप कभी भी थकेंगे नहीं। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए कमजोर थोड़े बहुत बन रहे हैं। ये आपकी कुंडली के ग्रह हैं। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, पैतृक संपत्ति ठीक है, मेहनत में और भी ज्यादा रंग लाने की आवश्यकता है, और मेहनत में और भी रंग डालने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पैतृक संपत्ति के साथ साथ मन, बुद्धि, चित्त, न्यायप्रियता ये बहुत अच्छी है। इस कुंडली में एजुकेशन में बाधाएं भी उपस्थित होते देखी जा रही हैं। व्यक्ति का दिमाग कहीं भटका हुआ सा भी है, वो कई बार किसी एक विषय में बहुत ज्यादा घुस रहा है और किसी में बिल्कुल ही नगण्य है। जैसे खेल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है और दूसरे बाकी के क्षेत्रों में उसका दिमाग थोड़ा कम सा लग रहा है। लेकिन हम खेल के ही क्षेत्र में सफल होंगे, उससे ही सरकारी नौकरी मिलेगी, उससे ही हमारा करियर आगे बढ़ेगा। इस वजह से हमें उसको, उसके साथ हमें ऑप्शन में जरूर ही एक विषय को रख लेना चाहिए, ये भी बात है। छठवें भाव की स्थिति में नौकरी का योग कमजोर है। नौकरी और व्यापार में से आप कोशिश करें तो आप नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके साथ साथ आपका रिसर्च ठीक है, आपका ज्ञान ठीक है, आपका कंसंट्रेशन ठीक है, और मित्रों के कारण कई बार गड़बड़ी होती है। कोई भी आपका मित्र नहीं है, सब है आपके कंपटीटर हैं। इस वजह से किसी के प्रति भी ऐसी कोई भाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने करियर पे मजबूत तरीके से, मजबूती से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कुंडली भाग्य के बल से आगे बढ़ेगी, करियर में ग्रोथ अच्छा रहेगा, और प्राप्त होने में थोड़ी कमजोरी है। जितना प्राप्त करने की कोशिश करेंगे उतना नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। विदेश यात्रा, विदेश गमन, ये सभी योग सामान्यतः आपकी कुंडली में बने हुए हैं, पर ये इतनी सारी चीजें। शुभ अंक 9 रहेगा। शुभ रंग इस कुंडली के लिए लाल और गेरुआ बहुत अच्छा रहेगा। मित्रता सामान्यतया
सावधानी से करनी होगी, गलत मैत्री में ना जाएं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संतुलित और नियम में रखने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? होरा के बाद होरा चक्र, अष्टक वर्ग के बाद होरा चक्र का अगर ध्यान कर दें तो शुक्र की दशा आपसे मेहनत मांगेगी, राहु की दशा आपको टफ बिताएगी, गुरु की दशा में काफी हद तक लाभ होगा, उसके बाद शनि की दशा भी शांतिपूर्वक बीतेगी, बुध की दशा भी आपसे मेहनत करवाएगी। मतलब ये दशाएं ऐसे बीत रही हैं। ग्रहों के आधार पर ये आपकी कुंडली का फलादेश रहा। सिद्धांत के तौर पे अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में बुध जो है वो 60% से 70% तक कन्या राशि का ही फल कर रहे हैं। इस वजह से मैं उसे भी अच्छा ही कहूंगा। गुरु ठीक है, केतु ठीक है, चंद्रमा ठीक है, मंगल ठीक है, शनि भी ठीक हो रहे हैं। चरित चक्र में बुध देव बदल रहे हैं तो अच्छाई की तरफ बदल रहे हैं, कोई खराब नहीं बदल रहे हैं, वो आपके प्रभावों में वृद्धि ही कर रहे हैं, है ना। अष्टक वर्ग होरा चक्र। अब इसके बाद आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह पे ध्यान दे देते हैं। तो आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह बैठेगा वो बैठा है शनि। इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह सुखेश बन रहे हैं, नवांश कुंडली में वो लग्नेश हो रहे हैं, दशमांशा कुंडली में वो लग्नेश हो रहे हैं। इस वजह से भी मैंने शनि की दशा को अच्छा कहा है। थोड़ी बहुत परेशानी शनि अपने नेचर के हिसाब से देंगे। इस कुंडली के आधार पर भाग्य भाव में बन रही राशि चंद्रमा की, नवांश कुंडली में वो चंद्रमा 6वें भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण में जिसका स्वामी उन्हें देख रहा है, तो काफी हद तक 65 से 75% तक ये कुंडली धनवान बन जाएगी। 25% तक थोड़ी बहुत कमजोरी रहेगी। जो व्यक्ति विश्वविख्यात होगा वो इस गुरु के कारण होगा, जो उसका निर्णय सही हो रहा है वो मंगल के कारण हो रहा है, जो भ्रम हो रहा है वो राहु और केतु के कारण हो रहा है, जो प्राप्त होने में गड़बड़ी हो रही है वो नीच के शुक्र के कारण हो रही है, और जो व्यक्ति के अंदर खेल भाव आ रहा है वो मंगल और बुध के कारण आ रहा है। क्लियर है? भवन भूमि वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में कोई कमजोर नहीं है, इस वजह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली अच्छी है, हमें इस पे विश्वास है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।